साथियों, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में विधानसभा न्याय परिवर्तन यात्रा सारे महाराष्ट्र में निकल रही है। आज आपके यहां जामनेर में आकर पहुंची है। सबसे पहले आप लोगों ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के कार्यक्रम की बड़े पैमाने पर तैयारी की और बहुत भारी संख्या में यहां आप उपस्थित रहे। इसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। साथियों, इस देश में हम लोगों का जो संवैधानिक वोट का अधिकार है, इसके लिए हमारे महापुरुषों के द्वारा बहुत भारी संघर्ष किया गया है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां वोट के अधिकार के लिए बहुत बड़ा खून खराबा हुआ है, मगर भारत में जब संविधान लिखने का बाबा साहब आम्बेडकर को अवसर मिला, तब उन्होंने हर 21 साल के व्यक्ति को, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हो, चाहे वो आदिवासी लोग हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग ओबीसी के लोग हो, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हो, तो तमाम लोगों के लिए एडल्ट फ्रेंचाइज की, प्रौढ़ मताधिकार की व्यवस्था की। चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उन सभी लोगों को वोट का अधिकार बहाल किया गया। अभी आने वाले समय में दिसंबर माह में महाराष्ट्र का विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। विधानसभा का जो 5 साल का कार्यकाल होता है वो समाप्त होने को जा रहा है, और इसलिए इसके पहले कि दिसंबर में यह कार्यकाल समाप्त हो जाए, उसके पहले ही ये संवैधानिक बाध्यता है कि नए विधानसभा का गठन हो। इसके लिए आने वाले समय में चुनाव होने वाला है। तो इस चुनाव में हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये है हमारे सामने बड़ा सवाल कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये जानने समझने के लिए आज तक हमारे लोगों ने क्या किया। जो 3.5% ब्राह्मण लोग हैं, उन लोगों ने इस देश में 1885 को कांग्रेस की स्थापना की, और स्थापना करने वाले लोग चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ये ब्राह्मण लोग थे। हम लोगों को इसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। जब ब्राह्मणों ने कांग्रेस की स्थापना की और अंग्रेजों के गुलामी से आजादी का आंदोलन शुरू किया, तो वो हमारे आजादी का आंदोलन नहीं था, वो ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन था। इसलिए 15 अगस्त 47 को जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, तो 15 अगस्त 47 को अंग्रेजों की जगह ब्राह्मणों को सत्ता ट्रांसफर किया गया, हस्तांतरण किया गया, और अंग्रेज विदेशी थे, चले गए। अंग्रेज नाम के विदेशी चले गए और ब्राह्मण नाम के विदेशी भारत के हुक्मरान हो। एक विदेशी चला गया, फिर दूसरा विदेशी आ गया। हमारे लोगों को पता ही नहीं है, अभी भी पता नहीं है, अभी भी जानकारी नहीं है। अगर अंग्रेज विदेशी होने की वजह से गलत थे,
अंग्रेज विदेशी होने की वजह से हम पर राज करने के लिए लायक नहीं थे, तो ब्राह्मण किस आधार पर लायक थे? डीएनए के अनुसार ये बात प्रमाणित हो गई, सिद्ध हो गई कि ब्राह्मणों का डीएनए यूरेशियन लोगों का डीएनए है। जैसे अंग्रेज लोगों का डीएनए विदेशी था, वैसे यूरेशियन लोगों का डीएनए भी विदेशी है। और यूरेशियन लोगों का डीएनए और ब्राह्मणों का डीएनए एक है। तो यूरेशिया में रहने वाले जो लोग हैं वो विदेशी लोग हैं, उनका डीएनए रखने वाले ब्राह्मण आज भारत में हुक्मरान है, भारत का शासक वर्ग है। यानी भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो पिछड़े वर्ग का आदमी है, मगर वो पिछड़े वर्ग का आदमी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स, नॉट ओनली ब्राह्मण बट आरएसएस ब्राह्मण, तमाम ब्राह्मण लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस ब्राह्मणों की संगठना है, बीजेपी ब्राह्मणों की संगठना है। एक ब्राह्मण जाता है, दूसरा ब्राह्मण आता है, यानी सत्ताधारी पार्टी जो है वो बदलती है। कांग्रेस की जगह बीजेपी आती है, बीजेपी की जगह कांग्रेस आती है, और आती है पार्टी अलग अलग, मगर शासक वर्ग ब्राह्मण ही होता है। ये बात हमारे समझ में आना बहुत जरूरी है। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है, शासक वर्ग ब्राह्मण ही रहता है। क्योंकि कांग्रेस की स्थापना ब्राह्मणों ने की, बीजेपी की स्थापना पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने की। नॉर्थ इंडिया का जो ब्राह्मण है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने की। तो इसका मतलब यह है कि एक ब्राह्मण जाता है, दूसरा ब्राह्मण आता है, और उनकी पार्टियां आती है, तो इसका मतलब है शासक वर्ग जो है, चाहे चुनाव के द्वारा कोई भी बदलाव होता हो, ब्राह्मण ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सत्ता में रहता है। जब सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनकी संख्या 3.5% थी। उनको मालूम था कि 3.5% वाला आदमी 3.5% वोटों के आधार पर ग्राम पंचायत में पंच चुनवा कर नहीं ला सकता, तो ग्राम पंचायत का सरपंच कैसे बन सकता है? जो ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बन सकता, वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? ये जवाहरलाल नेहरू जी जानते थे, इसलिए जवाहरलाल जी ने कहा मैं समाजवादी हूं। तो उसको मालूम था कि मैं ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण जो है जन्मता, जो ब्राह्मण के घर में पैदा होता है वो ब्राह्मण बनकर ही मरता है, जिंदगी भर ब्राह्मण ही रहता है। और जो ब्राह्मण बनकर रहता है वो व्यक्ति देश का जब शासक वर्ग में रहता है, शासन में रहता है, तो ब्राह्मण के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से ही काम करता है। आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे, जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को समाजवादी कहा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब 1952 में प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ, तो प्रथम लोकसभा के चुनाव में 60% टिकटें अकेले ब्राह्मणों को दी, जिनकी संख्या 3.5% थी। कांग्रेस पार्टी ने, जिसके नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और वो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे, इसलिए चुनाव लड़ने के दौरान ये कांग्रेस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार है, ऐसा सर्टिफिकेट पार्टी के प्रेसिडेंट को देना पड़ता है, चुनाव आयोग को देना पड़ता है।
तो पार्टी का प्रेसिडेंट जो ब्राह्मण है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और ब्राह्मणों को चुनवा कर लाया और देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण बना। और इस तरह से हर 5 साल बाद प्रधानमंत्री ब्राह्मण बनते रहे। जवाहरलाल की सुपुत्री इंदिरा गांधी वो प्रधानमंत्री बन गई। फिर इंदिरा गांधी का पुत्र राजीव गांधी वो प्रधानमंत्री बन गया। अभी राहुल गांधी वेटिंग लिस्ट में है। वेटिंग लिस्ट समझते हो ना? हाँ, वेटिंग लिस्ट। अभी राहुल गांधी वेटिंग पीएम है, यानी अगर कांग्रेस को बहुमत मिल गया तो वही प्रधानमंत्री होगा, ऐसा है। इसका मतलब यह है कि हम लोग जो बहुसंख्यक लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों की संख्या 85% से ज्यादा है। एससी एसटी ओबीसी की संख्या 74.5% है और केंद्र में बहुत बार 30, 32, 34% पर सरकारें बनी। क्यों बनी? इतनी कम वोटों पर सरकारें क्यों बनी? क्योंकि कांग्रेस के विरोध में 10-10, 20-20, 25-25 पार्टियां विरोध में रहती थी। कांग्रेस को 30-32% वोट पड़ते थे और विरोधी पार्टी के लोगों को 67% मिलते थे। यानी कांग्रेस के विरोध में 65%, 66%, 67% वोट पड़ते थे, मगर उनका प्रधानमंत्री नहीं होता था क्योंकि वो 40-50 पार्टियों में विभाजित हो जाते थे। किसी पार्टी को 1%, किसी को 2%, किसी को 4%, किसी को 5%, ऐसे वोट पड़ते थे। अकेली कांग्रेस पार्टी होती थी जिनको 30-32% मिलता था। 30-32% वोटों पर कांग्रेस ने दिल्ली में राज किया। क्यों? हम लोग बिखरे हुए क्यों हैं? ये ब्राह्मणों ने इस देश में 6,500 जाति के टुकड़ों में हमारे लोगों को बांटा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, ये तीनों की 6,500 जाति के टुकड़े हैं। तो हम लोगों को ब्राह्मणों ने इस देश में 6,500 जातियों के टुकड़ों में बांटा हुआ है। एक जाति दूसरे जाति के ऊपर या नीचे है और उनका आपस में मेल नहीं है, अविश्वास है, लड़ाई है, झगड़ा है, और ये हजारों सालों से ब्राह्मणों ने लगा रखा है। ब्राह्मण हमारे लोगों को कहते रहे कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लागू किया, विभाजित किया और राज किया। सही नहीं है, गलत बात है। ब्राह्मणों ने ये जो कहा अंग्रेजों के बारे में, ये बात सही नहीं है। अंग्रेजों ने ब्राह्मणों से सीखा, यानी ब्राह्मण अंग्रेजों के भी गुरु थे विभाजन के सिद्धांत पर। जो विभाजन का सिद्धांत है वो अंग्रेजों ने ब्राह्मणों से सीखा और उसे अमल में लाया और 200 साल तक राज किया। साथियों, इस बात को हम लोगों को, तमाम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्राह्मण लोग एससी एसटी ओबीसी को क्या कहते हैं? मुसलमान है और मुसलमानों के साथ एससी एसटी ओबीसी के लोगों को लड़ा देता है, झगड़ा लगा देता है। जब झगड़ा लगाने के बाद फसाद होता है, फसाद होने के बाद दूसरे दिन एससी एसटी ओबीसी के लोग सारे के सारे हिंदू हो जाते हैं। कभी किसी एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने किसी ब्राह्मण को देखा कि एससी एसटी ओबीसी के बस्ती में आकर उन्होंने हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार किया? किसी ब्राह्मण का नाम जानते हो जो एससी एसटी ओबीसी के बस्ती में आकर हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार किया?
अरे है ही नहीं श्रेष्ठ सिद्धांत, कहां से प्रचार करेगा? जो 6,000 6,500 जाति के टुकड़ों में बांटने वाले जो लोग हैं, उनके पास कौन सा श्रेष्ठ सिद्धांत है? कोई श्रेष्ठ सिद्धांत नहीं है। उन्होंने हमारे लोगों को इतने ज्यादा टुकड़ों में बांटा, उनके पास कोई श्रेष्ठ सिद्धांत नहीं है। और किसी ब्राह्मण ने हमारे एसटी एसटी ओबीसी के बस्ती में आकर हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार किया, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। इस आधार पर मैं कहता हूं, एससी के लोग हिंदू नहीं है, एसटी के लोग हिंदू नहीं है, ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है। तो आजकल देश में आजादी हासिल करने के बाद आरएसएस के लोगों ने खास तौर पर अभी 10 साल से पहले जब केंद्र में सरकार आई बीजेपी की, तब से हिंदू मुसलमान का मामला ज्यादा चलाया। अभी ये 10 साल में हिंदू मुसलमान का मामला ज्यादा चल रहा है। तो हिंदू मुसलमान का मामला क्यों चलाया जाता है? कभी हमारे लोगों ने सोचा? नहीं सोचा। बताता हूं कि हिंदू मुसलमान का मामला क्यों चलाया जाता है। साथियों, ब्राह्मणों की संख्या इस देश में 3.5% है। ब्राह्मणों को मालूम है कि हम 3.5% वोटों के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए ब्राह्मणों ने क्या किया, एक तरीका ढूंढा। वो तरीका है कि अगर एससी एसटी ओबीसी के लोगों को मुसलमानों से लड़ा दिया जाए, भिड़ा दिया जाए, तो ये सारे हिंदू बन जाते हैं, प्रतिक्रिया में हिंदू होते हैं। फसाद होता है, फसाद के पहले जो एससी एसटी ओबीसी रहता है, फसाद के बाद हिंदू हो जाता है। इसका मतलब है हिंदू नहीं है, एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहीं है, वो प्रतिक्रिया में हिंदू हो जाता है। वो प्रतिक्रिया में हिंदू हो जाता है। मुसलमानों के विरोध की जो प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया में हिंदू हो जाता है। एक ये बात है। दूसरी बात क्या है? मुसलमान उन सब लोगों को हिंदू कहते रहता है जो भारत का जो मुस्लिम है, वो एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहते रहता है। जितना ब्राह्मण हिंदू नहीं कहता, उतना मुसलमान हिंदू कहता है। तो कभी कभी तो मुझे डाउट होता है कि आरएसएस के लोगों से ज्यादा मुसलमान आरएसएस का प्रचार तो नहीं कर रहे। बहुत बार मैं ऐसा आइसोलेशन में सोचते रहता हूं कि ये मुसलमान आरएसएस का इनडायरेक्टली प्रचार तो नहीं कर रहे। तो बहुत सोचने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, मुसलमान ऐसा नहीं कर रहे। मुसलमानों को यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये एससी एसटी ओबीसी क्या होता है। ये जो हजारों सालों की व्यवस्था है, इसका मुसलमानों की लीडरशिप के द्वारा जो अभ्यास होना चाहिए था, पाकिस्तान बनने के बाद अभ्यास करने वाले मुसलमानों के लीडर पाकिस्तान चले गए, तो मुसलमान लीडरलेस हो गया और मुसलमानों का आजाद भारत में कांग्रेस नेता हो गया। कांग्रेस के नेता मुसलमानों के नेता हो गए। कांग्रेस के नेता ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों ने मुसलमानों को जो समझाया, भारत में रहे मुसलमानों को जो समझाया, वही मुसलमानों ने समझा, वही मुसलमानों ने माना। मगर ये बात सही नहीं है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू है। एससी को संविधान के अनुसार शेड्यूल कास्ट के नाम पर अधिकार मिले हैं, हिंदू के नाम पर नहीं है। क्या मुसलमानों को पता है? शेड्यूल कास्ट को एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन, सर्विसेज के लिए रिजर्वेशन और पॉलिटिक्स के लिए रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के नाम पर मिला हुआ है, हिंदू के नाम पर नहीं मिला हुआ। शेड्यूल ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब के नाम पर मिला हुआ है, ओबीसी को ओबीसी के नाम पर मिला हुआ है। ये अधिकार हिंदू के नाम पर नहीं मिला है। क्या मुसलमानों को हिंदू धर्म के ग्रंथों के बारे में पता है? हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ है, वो सारे ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ है।
तो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ हिंदुओं के धर्म ग्रंथ कैसे हो गए? क्या पता है मुस्लिम लोगों को कि जो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ है, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, सारे के सारे ब्राह्मणों ने लिखा। एक भी गए ब्राह्मण नहीं है जिन्होंने ये लिखा। ये ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों के लिए लिखे हुए, और उसमें एक प्रमुख सिद्धांत है वर्ण व्यवस्था का। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, सारे धर्म ग्रंथ वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। कितने मुसलमानों को पता है? पता नहीं है। और अगर वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं तो ब्राह्मणों ने इसे वर्ण व्यवस्था का समर्थन करने के लिए लिखा, तो ये ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ है। ये एससी, एसटी, ओबीसी के धर्म ग्रंथ कैसे हो सकते हैं जिसमें उन्होंने उनको गुलाम बनाया? वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र वर्ण के लोग हैं, ऐसा ब्राह्मण कहते हैं, वही आज के तारीख में ओबीसी है। आजादी मिलने के बाद ओबीसी के लोगों को ब्राह्मणों ने हिंदू के भ्रम में रखा। इसी वजह से ओबीसी के लोगों को आरक्षण मिलने के लिए 92 में आरक्षण मिला, ब्राह्मणों के भ्रम में और झांसे में रहने की वजह से। जो एससी, एसटी के लोग बाबा साहब आंबेडकर के प्रभाव में थे, उनको आरक्षण का अधिकार 26 जनवरी 1950 से मिल गया, और उनके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी पदाधिकारी हो गए। जब ओबीसी ने देखा, अरे ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी हो रहे, तो देखा देखी, फिर उनको लगा, फिर उन्होंने सोचा, फिर उसके बाद मंडल कमीशन के माध्यम से ओबीसी के रिजर्वेशन का मामला खड़ा हुआ। जब दिल्ली में काशीराम जी ने ओबीसी का मंडल कमीशन लागू करने के लिए बहुत बड़ी रैली आयोजित की, उस रैली को विफल करने के लिए कि ओबीसी उस रैली में नहीं जाना चाहिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू कर दिया। तो ओबीसी को भी काशीराम जी की वजह से ही रिजर्वेशन मिल गया है। पता ही नहीं किसी को। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमको तो डेट वाइज मालूम है। हम तो कॉन्शियस लड़ाई लड़ रहे हैं, प्लानिंग बनाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम इस बात की जानकारी रखते हैं। तो ये सारे जो लोग हैं हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के, जिनकी संख्या 74.5% है, ये लोग इस देश में जागृत हो रहे हैं। ये जागृत हो रहे हैं और इनको अपने वोट का वैल्यू समझ में आ रहा है। जैसे ही इनको वोट का वैल्यू समझ में आ रहा है, वैसे ही ब्राह्मणों को लगा, अरे ये तो जागृत हो रहे हैं, तो अपनी सत्ता बना लेंगे। दिल्ली में इनकी सत्ता आ सकती है, वोट तो है ही है इनका, जा करके बस डालना है, तो बटन दबाना है, कुछ करना ही नहीं। चाकू, छुरी, बंदूक, गोली कुछ चलाना ही नहीं है, केवल बटन दबाना है। और देशव्यापी सारे देश भर में ये आंदोलन चल रहा है, और सारे देश भर में जाकर ये बात हम लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं। डेली इस तरह के कार्यक्रम सारे देश भर में हो रहे हैं, और लोगों को इसके बारे में जागृत किया जा रहा है। तो ब्राह्मणों को लगता है कि हाँ ये होगा, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा। तो ब्राह्मण जो है अपने बेटे बेटियों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं। ब्राह्मण अपने बेटे बेटियों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं, फिर उनको कहते हैं बेटा अच्छी नौकरी उधर मिल जाए, उधर ही रह जाना। इधर कुछ नहीं है, इधर अपना कुछ नहीं है, और तेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए और वहां रहने की कोई व्यवस्था हो जाए और घर अच्छा हो जाए, तो हम माँ बाप तुम्हारे, अगर उनको भी रहने की जगह हमको भी बुला लेना। यहाँ कुछ है नहीं, हमारा कोई भविष्य नहीं है। जा रहे, उनको मालूम हो रहा है, लोग जागृत हो रहे हैं, लोगों को मालूम हो रहा है। जब अंग्रेज विदेशी थे, लोगों को मालूम हो गया, अंग्रेजों के विरोध में लोगों ने आंदोलन किया कि तुम विदेशी हो, भारत पर राज नहीं कर सकते। ब्राह्मण विदेशी है, ऐसा लोगों को मालूम हो रहा है।
अभी मेरे मिसेस ने मोबाइल में मुझे अभी आते आते एक चित्र दिखाया। एक 6 महीने का बच्चा दूसरे 6 महीने के बच्चे को कह रहा है, और तेरे को कुछ पता है? वो बोलता नहीं, ब्राह्मण विदेशी है। 6 महीने का बच्चा, 2 बच्चे हैं, तो 6 महीने का बच्चा वो दूसरे बच्चों को बोल रहा है, तेरे को कुछ पता है? पता नहीं क्या? ब्राह्मण विदेशी है। तो ब्राह्मण को समझ में आ रहा, 6 महीने वालों को भी मालूम हो रहा है अपना तो कोई भविष्य है नहीं भैया। साथियों, तो मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादा समय नहीं है, 2030 तक ये 6 लाख गांव का आंदोलन हम लोग बना लेंगे। 18 साल 4-5 महीने की मेरी उम्र थी तब से मैं ये काम कर रहा हूं। अभी मेरी उम्र 67 चल रही है, तो लगभग 50 साल से ये लड़ाई लगातार लड़ रहा हूं। 50 साल से। और अभी भी मैं ऐसे टाइट में ही खड़ा हूं। ये लड़ाई जो है मैदान मैंने अभी छोड़ा नहीं है, ये अभी भी मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। और इस लड़ाई को ज्यादा अब समय लगने वाला नहीं है। 2030 तक ये आंदोलन 6 लाख गांव का आंदोलन हो जाएगा, ज्यादा नहीं। जितने लोगों ने तालियां बजाई उतने लोगों ने भी डिसाइड कर लिया तो पहुंच जाएगा। साथियों, हम लोगों को कोई हिंसा नहीं कर रहे, देश हमारा है। हिंसा के द्वारा हम अपने देश का कोई नुकसान नहीं कराना चाहते। हम कोई चाकू छुरी बंदूक गोली नहीं चलाना चाहते। ऐसा नहीं कि हम नहीं चला सकते, चलाने का तो काम हमारे लोग करते रहते हैं। मिलिट्री में 98% हथियार तो हमारे लोग चलाते हैं। जो कमांडर है वो ब्राह्मणों के होते होंगे, मगर फौजी तो हम ही होते हैं। चाइना के विरोध में अभी भी बॉर्डर में लड़ना हो -, डिग्री टेम्परेचर में, पाकिस्तान के विरोध में लड़ना हो तो हमारे ही लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो लड़ाई तो हम लोग लड़ते हैं, मगर हम लोगों को कुछ बातों की जानकारी समझाना जरूरी है। वो कौन सी जानकारी? अभी बहुत हो गया दूसरों की लड़ाई लड़ते लड़ते, दूसरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी कांग्रेस के नाम पर ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी बीजेपी के नाम पर बीजेपी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी लड़ाई लड़ने का शऊर अभी हमारे लोगों में पैदा नहीं हुआ, वही पैदा करने का अभियान हम लोग चला रहे हैं। हमको अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, उस लक्ष्य को पूरा करने की विचारधारा होनी चाहिए, और उसको पूरा करने का प्लानिंग होना चाहिए, और उस प्लानिंग को 24 घंटे अमल में लाने के लिए काम करना चाहिए। 2030 तक ऐसा करोगे और रिजल्ट आ जाएगा, ज्यादा नहीं। 2030। अगर कोई बुढ़ा आदमी मेरी सुन रहा है, वो मरेगा नहीं, बोलेगा 2030 तक मैं भी देख लेता हूं। अगर बुढ़े ने मेरी सुन लिया, बोलता है मैं भी अभी जाने वाला नहीं हूं, 2030 तक तो रहने वाला हूं। तो क्यों ऐसा कह रहा हूं? उम्मीद पर दुनिया कायम होती है। कभी कभी कोई आदमी डेथ बेड पर होता है, मरने के बेड पर होता है, और अपने रिश्तेदारों को कहता है कि मेरा बेटा दिल्ली में नौकरी करता है, जरा बोलो मैं आखिरी बार एक बार उसको देख लेना चाहता हूं। तो वो आने तक मरता ही नहीं है, मालूम है ना? मैं तो जानता हूं, वो जब तक नहीं आता है तब तक जिंदा ही रहता है, आखिरी तक जिंदा रहता है। और जब आता है और देखता है आ गया, हाँ बस हो जाए, वो अटका हुआ रहता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये दुनिया है उम्मीदों पर टिकी हुई है। उम्मीद होनी चाहिए, आशा होनी चाहिए। निराश आदमी आत्महत्या करता है, जो आशावादी है
वो बदलाव करने का काम करता है, परिवर्तन करने का काम करता है। जो हमारे साथ आते हैं वो आशावादी हो जाता है, बोलता 6 साल मैं बुढ़ा हूं मगर फिर भी मैं अभी जाने वाला नहीं हूं, मैं भी देख लूंगा। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। और जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था तो 1942 की बात है, उसके कुछ ही साल बाद आजादी मिली। हम लोग भी एक क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह तैयारी कर रहे हैं। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था अंग्रेजों के विरोध में, हम ब्राह्मणों को कह रहे हैं केंद्र की सत्ता छोड़ दो। अगर सुरक्षित रहना चाहते हो भारत में, अगर सुरक्षित रहना चाहते हो, नहीं तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ेगा। तुम हमारे भूमि पर काबिज हो तो उसको आजाद करने के लिए हमारे लोग मरने से पीछे नहीं हटेंगे।